सबसे पहले रिफ्रैक्टिव क्या होता है? तुम बताओ रिफ्रैक्टिव क्या होता है, फिर मैं बताऊं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two media when light passes from one medium to another medium। तो एक बार बताओ, क्या जब भी लाइट दो डिफरेंट मीडिया हुए तो हमेशा ट्रांसमिट होती है क्या? तीन चीजें हो सकती हैं, क्या क्या? रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, दूसरी चीज एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और तीसरी चीज ट्रांसमिट भी हो सकती है। हाँ है ना? तो जब बात आती है रिफ्रैक्शन की, तब हम सिर्फ कौन सा केस ले रहे हैं? जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है ना? रिफ्लेक्शन तो तुम्हें पता ही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं है मेरी बात समझे? आ गई ना बात समझे? बहुत सिंपल है एकदम। पर मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो लाइट है बेंड होती क्यों है? जो लाइट है वो बेंड होती क्यों है? बिल्कुल, स्पीड में डिफरेंस आता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग डिफरेंस होता है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कैसे डिफाइन करते हो? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो ये क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं ये कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया म्यू, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन गिवन मीडियम, लाइट की स्पीड। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है या बराबर आएगी 1 के? बराबर का भाई, जब ये भी क्या आ जाए सी, इसका मतलब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1, क्योंकि ये जो स्पीड है ये किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर है। ये स्पीड किसमें है? इसमें है, गिवन मीडियम में। कई लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, गलत बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका 1 है? वैक्यूम का 1 है। आया? एयर जब आई गई तो इसका कोई ना कोई तो मीडियम है ही। एयर क्या चीज है? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, ये तो सब जानते हैं। तो मैं कह रहा हूं तो म्यू किसके बराबर आ गया? c बाई v आ गया। जो एयर है ना, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो लगभग क्या होता है? 1.003 समथिंग समथिंग ऐसे होता है। मतलब इट इज क्लोज टू 1 बट इट इज नॉट इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पक्का? तो ये बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्या होता है? क्लोज टू 1। आया ना? 1 वैक्यूम का होता है। ये फॉर्मूला बता दो। अब दो मीडियम है, एक मीडियम है 1, एक मीडियम है 2। इसमें स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसमें स्पीड ऑफ लाइट है 1 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आया ना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। चलो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10। ये तो यार खूब सुना होगा तुमने, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। आया? जब बोलते स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब कि अपने आप में क्या है? कहां पे स्पीड? वैक्यूम में। अब बताओ मेरे को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? v1 कितना होगा? 1/2 नहीं बेटा, 3/2, दैट इज 1.5। वही बोला था, सुनाई नहीं दिया मास के कारण। आया ना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 3 होगा। आया ना? क्या होगा? 3 होगा। तो एक बार बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधी सीधी बात क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है आपको, थोड़ा इसको ऐसे देखो,
और उसको समझ में आ रहा है म्यू क्या बता रहा है? म्यू बता रहा है आपको वैक्यूम की मीडियम की लाइट को आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वैक्यूम की स्पीड पता चल जाएगी। किसी भी मीडियम में स्पीड को आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? या फिर आप कह सकते हो v को तुम डिवाइड कर रहे हो c बाई म्यू से, तो भी तो मीडियम की स्पीड पता चल जाएगी, मीडियम के अंदर लाइट की क्या स्पीड है ना? तब तुम सिंपल एक चीज सोच लो, जिसके अंदर म्यू की वैल्यू 3 आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो स्पीड है ना वैक्यूम से 1/3 है ना? अगर म्यू की वैल्यू आ रही है 2, तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड क्या है, हाफ हो जाएगी, है ना? 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना? तो जो अभी है 3 × 10⁸ वो क्या आ जाएगा, 1.5 × 10⁸, है ना? तो म्यू सिंपल पता चल गया, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा उस मीडियम में क्या स्पीड है। आई बात समझे? ठीक है, इसको तो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि आप न्यूमरेटर में क्या ले रहे हो, किसकी स्पीड ले रहे हो, वैक्यूम की। लाइट की स्पीड ले रहे हो किसके अंदर, वैक्यूम में, हाँ यार। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी नाम सुना होगा, μ21 या μ12, हाँ ना? तो तुमने लिखा जैसे μ21, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं μ21, इसका मतलब ये होता है μ2/μ1, हाँ ना? अब μ2 किसके बराबर होता है, c/v2, और μ1 क्या होता है, c/v1। c गायब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, v1/v2। तो ये क्या आ जाएगा, u2/v1। क्या यहाँ पे बात समझ में, क्या यहाँ पे बात समझ में अच्छी तरह से? अगर ये बात समझ आ गई तो फिर कोई बात बताओ, μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है 3/2, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 3 है 4/5। मेरे को ये बताओ μ1/μ3 किसके बराबर है, μ1 विद रिस्पेक्ट टू 3। कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सोचो कैसे, ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये एक्चुअली ये है ना μ1/μ2 इनटू ये क्या है μ2/μ3, μ2 से μ2 गायब हो गया, क्या आ गया μ1/μ3, इसी को तो ये बोलते हैं। तो ये कितना आ गया 3/2 4/5, ये आएगा, ये कितना आ जाएगा 15/8 आ जाएगा, आया ना? क्या आ जाएगा 15/, अरे यार गड़बड़ गड़बड़ मल्टीप्लाई का पता था तुमको, ये आएगा 4/5। तुम बोलते क्या थे यार, डरे डरे 6/5, आया दैट इज 1.2। पता चल गया ना 1.2 क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे आ गया 10, ऊपर आ गया 12, 12/10 क्या होता है 1.2 होता है। सॉल्व मत कर लेना, आया ना? ये समझ में आ गया तुम्हें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो टाइप का हो गया, एक तो हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, velocity of light in vacuum divided by velocity of light in given medium। और रिलेटिव क्या हो गया, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, u2 में। अब तुम सोचोगे मैंने तुम्हें बताया क्यों, ऐसे बता दी मैंने तुम्हें। आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं ये लाइट मुड़ती क्या हुआ है, ठीक है? एक चीज बताओ, यहां तक जमीन है, यहां से यहां तक जमीन है,
और इसके आगे वो पानी है, ठीक है, जमीन और पानी, समझ में आ गई बात? आपकी स्पीड किस में ज्यादा होती है, पानी में ज्यादा होती है या जमीन पे ज्यादा होती है? जमीन पे ज्यादा होती है। मान लो पांच दोस्त और एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, और मान लो सब सेम स्पीड से दौड़ सकते हैं और सब सेम स्पीड से तैर सकते हैं। अगर ये सीधे सीधे जाएंगे तो सारे के सारे एक साथ पहुंचेंगे, और फिर स्पीड कम भी हो जाएगी तो भी साथ साथ में यूं ही जाएंगे, है ना? यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इट मींस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ये बाद में भी यही है, ठीक है। प्रॉब्लम वाली बात बता दूंगा। अभी देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम तब आती है जब ये लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, ये ऐसे दौड़ने लगे, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सी है? ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऐसे तो दौड़ते हुए जाएंगे ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जाएंगे, हाँ यार। तो शुरुआत में ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हैं सारे के सारे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सुनो, यहाँ पे इनकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे इनकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर जो बंदा यहाँ पे पहुंच गया होगा, अब वो एक सेकंड में कितनी दूर पहुंचेगा? 4 मीटर। अरे भाई पानी के अंदर स्पीड तो कम ही है ना, और जमीन पे स्पीड ज्यादा है, तो ये बंदा तो पहले ही पानी में पहुंच जाएगा ना, ये सबसे लास्ट में पहुंचेगा, बीच में पहुंचेगा, कुछ देर और बाद में पहुंचेगा। ये बात नहीं आ रही समझ में? आ रही है बात समझ में? तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में एक सेकंड के अंदर कितना चलेगा? 4 मीटर। जबकि ये यहाँ से यहाँ कितना चलेगा? 5 मीटर। अब जब तुम एक चीज देखोगे तो ये वाला जो होगा, यहाँ पे जो होगा, जो जस्ट बीच में होगा, वो लगभग लगभग कितना चलेगा? 4.5 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ? जब तुम इनको ज्वाइन करोगे ना तो ये कुछ ऐसा नहीं, 4 मीटर को थोड़ा और कम करते हैं, 5 मीटर को थोड़ा और ज्यादा करते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं। अब एक चीज देखो, मेरे को बताओ ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये डिस्टेंस ज्यादा है? ये ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए जो जमीन पे दौड़ रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, आया ना, एक सेकंड के अंदर हो सकता है 0.4 सेकंड के लिए दौड़ रहा हो, नहीं है मेरे पास। और कुछ देर के लिए किसमें दौड़ा है? इससे जो इधर जाएगा उसकी डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम किसमें दौड़ा है और कम टाइम किसमें दौड़ा है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में? अगले सेकंड के अंदर ये फिर से यहाँ से 4 मीटर ही होगा, ये भी यहाँ से 4 मीटर ही होगा, हाँ है ना? लेकिन ये कुछ यहाँ पहुंचा होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी? स्लो हो गई। स्पीड क्या हो गई इसकी? स्लो हो गई। जब स्पीड स्लो हो गई, थोड़ी देर और बाद में जब तुम देखोगे, अभी तो इसको कुछ ऐसे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, ऐसे करते करते जब तुम जाओगे ना तो तुम एक चीज महसूस करोगे। अब इसकी जो डायरेक्शन है ना वो कौन सी हुई है? पहले तो देखो ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर जा रहा था, अब इनकी डायरेक्शन जो थोड़ी सी है वो हल्की सी ट्विस्ट हो गई है, कुछ इधर हो गई है ना। तो पहली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये थी, बाद में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये हो गई है। देख लो यार,
इट मीन्स अगर मैं इसको यूं ड्रॉ कर दूं एक नॉर्मल, तो ये यूं था, तो देखो पहले लाइट यूं जा रही थी, उसके बाद में यूं जा रही थी, तो ये स्पीड की दर कम हो रही है, इधर स्पीड कम है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नॉर्मल की तरफ हो गई है, तो इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं ना जब स्पीड कम होती है। हाँ है ना? तो जो एनर्जी, लाइट क्या चीज है? एनर्जी है, एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है, तो एनर्जी की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाएगी, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ, तो डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। हाँ है ना? यही ये लोग इधर से तो तैरते हुए आते हैं और फिर इधर आते हैं, तो यूं चलते और उसके बाद में इधर आ जाते हैं। बात समझ में आई है? लॉजिक समझ में आ गया? तो अब तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ गया कि अगर ये सारे के सारे यूं दौड़ते हैं तो सीधे सीधे यूं ही जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी यूं दौड़ने पे, तो यूं जाने पे अगर यूं राइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ही है, तो इसके बाद में इनकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? अलग अलग, ताकि दोनों की स्पीड क्या हो? अलग अलग। तो कहां पे लाइट बेंड कहां पे हो रही है? ये दो मीडियम है, इनके इंटरफेस पे। यहां थोड़ी चलते चलते यहां थोड़ी घूम गई है ना, इसके अंदर जाने के बाद में यहां घूमी है। कहां घूमी है? इंटरफेस पे घूम रही है, जहां पे भी घूम रही है। ये देखो ये चीज हो जा रही है और फिर यहाँ बेंड होगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्या होता है रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two media when light passes from one medium to another medium. यही आपकी किसकी डेफिनेशन है? किसकी डेफिनेशन है? रिफ्रैक्शन। बोलो नहीं, ये बात समझ में अच्छी तरह से मिटा दूं? ठीक है। अब सुनो, ये तो बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो आता ही, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इफ दिस इज इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। एक चीज हमेशा याद रखना, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट लाइट। इन एरो जरूर लगाना है, तभी पता चलेगा ये इंसिडेंट है, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। पहले ये बताओ कौन सा टेंशन मीडियम है? 1 ही है, क्योंकि नॉर्मल के साथ छोटा एंगल बना रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल तो पता ही है, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है नॉर्मल। तो एक चीज है स्नेल्स लॉ, वो क्या कहते हैं? mu1 into sin i equal to mu2 into sin r। क्या बात समझ में आ गई? ये क्या गया आपके पास? mu1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो पक्के मतलब sin i की वैल्यू कम होगी, तभी तो डेंसर मीडियम के एंगल छोटा बनेगा। mu2 की वैल्यू पक्की बात अगर कम होगी तो sin r की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। And that is product of angle of incidence and refractive index is constant. ये आपने स्नेल्स का पढ़ा हो। हाँ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तुम्हें पता चल गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पक्का? अब सुनो, क्या बताना?
बताओ तुम्हें दिखता कैसे? आंखों से। लेकिन एक चीज बताओ, रियल में सोचो कैसे दिखता है, वो बताता हूं। लास्ट टाइम में आपकी आईज में जहां से रे आती है आपको इमेज उधर दिखाई देगी। आपको देखने के लिए ऑब्जेक्ट के होने की जरूरत नहीं है। पता आपको ये बात? पता है यार, मूवी देखने जाते हो तो सही में थोड़ी कैटरीना कैफ होती है उसमें, वो तो इमेज ही होती है ना। दैट इज आपकी आंख में तो रेज ही आती है, लेकिन आपको लगता है यार कैटरीना कैफ, सलमान खान, हाँ यार। इट मीन्स वो वहां पे नहीं है फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी आई जो है ना वो रेस को कैप्चर करती है और आपका दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है। क्या बात समझ में आ गई? अगर खूब सारे कांच लगा दिए जाए ना, मिरर लगा दिए जाए टेढ़े मेढ़े, आप ये नहीं बता पाओगे ये बंदा है कहां पे। दो बंदे खड़े हो जाएंगे उसके अंदर, आया ना, आप ये नहीं बता पाओगे बंदा कौन सा और इमेज कौन सी है। भूल भुलैया होती है ऐसी, नहीं होता ऐसा? होता है। तो यार कई बार आपके पास मिरर से लाइट टकरा के आ रही है और आपको लगता है बंदा उधर है, नहीं कि बंदा इधर है। इट मींस आपका जो दिमाग प्रोसेस करता है वो बंदे को नहीं प्रोसेस करता। किसको प्रोसेस करता है? लाइट को। और लाइट क्या है? इंफॉर्मेशन कैरी करके ला रही है। वो इंफॉर्मेशन हमारा दिमाग और आंखें मिलकर डिकोड करते हैं और हमें पता चलता है अच्छा यार ये बंदा ही था। लेकिन आंखें धोखा खा जाती है। क्यों? हमारी आंखें किसको नहीं देखती? बंदे को कभी नहीं देखती, ऑब्जेक्ट को नहीं देखती। वो ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानती, वो किसको पहचानती है? रेज को पहचानती है, रेज को डिकोड करती है। सही बात है, परफेक्ट बात है ना। तो इसलिए कहते हैं कई बार जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती है। क्योंकि हो रही और आपने आंखें बंद कर ली तो आपको कैसे पता चलेगा हो रही? ठीक है। तो इसके भी बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे शुरुआत में। आज तो मैं ऐसे लगता है अच्छा कलर, कलर तो ऐसे होता है। पहले सोचते थे लोग पेड़ों में कलर पता है कैसे दिखाई देता है? लाइट आती है, पत्तों पे टकराती है, फिर अपनी आई से रेज जाती है, उस पत्ते पे टकराती है, फिर उसका ग्रीन कलर बनता है, फिर वो ग्रीन कलर वापिस आता है, फिर अब दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा यार तो गलत बात है। क्यों? आंखें बंद करके फोटो खींच लो फिर भी आई जाती है। भैया आपने आंखें बंद करी तो आपकी आंखों से कोई चीज जाके टकराएगी, फिर उसका हरा रंग आएगा। आंखें कर लिया आपने, मतलब फोटो खींच लो, तब तो वो व्हाइट आनी चाहिए या ट्रांसपेरेंट आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, हाँ है ना। तो जब आंखों से अगर कलर बढ़ने लग गए फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। सही बात है एकदम। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है लोगों के पहले कलर के लिए। पहले लोग पता क्या सोचते थे? पहले लोग सोचते थे कि लाइट कुछ नहीं होती है, हमारी आंखों से चीज जाती है और टकराती है, टकरा के वापिस आती है, तो फिर पता चलता है ये चीज यहाँ पे। इसका मतलब एक बंदे ने आंख बंद कर ली तो सारी दुनिया अंधेरी में, क्योंकि उसकी आंखों से कुछ जा रही नहीं है। ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। आज तुम्हें पता है ऐसा नहीं होता, पर जो पहले लोग थे वो तो सोचते थे ऐसा ही होता होगा। अभी भी नहीं मेरी बात सुनते? ठीक है, तो आज जिसको आप एज ए ग्रेटिट्यूड ले रहे हैं ना, यार यार तो ऐसे ही होता है। लोगों ने यार बहुत एफर्ट लगाया उस बात को समझने के लिए, ये बात आसान नहीं। ठीक है, तो अब बात आती है किसको देखने की? इमेज देखने की। तो ये जो रिफ्रैक्शन है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। एक चीज सोचो, एक मिरर इधर लगा हुआ है, बंदा उधर है, तो मैं इधर देखूंगा तो मेरे को बंदे की इमेज दिखाई देगी। अगर मेरे को ये नहीं पता ना यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो मेरे को लगेगा बंदा उधर खड़ा है। अगर मेरे को ये नहीं पता ये मिरर है यहाँ पे,
पहले से मिरर है तब तो मैं पहले से कॉशियस, मेरे को पता है यार मिरर लगा हुआ है, ठीक है। वरना आपने देखा ही होगा कई बार लोग ऐसे बाहर निकलते हैं कांच के टकरा जाते हैं, देखा है ना कई बार। तो क्यों होता है? अब तो समझ में आ गया क्यों होता है, पक्का? ठीक है। तो अब ये जो मिरर की बात है, इसलिए तूने पेरिस्कोप देखा, पेरिस्कोप नाम सुना पेरिस्कोप? पेरिस्कोप कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है, ये पेरिस्कोप होता है। यहाँ से रेज आती है, यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, फिर एक मिरर यहाँ पे लगा रहता है। अब क्या होगा, बंदा यहाँ पे, उसकी रेज आ रही है इधर, ये रेज आई, यहाँ टकरा गई, आई, फिर यहाँ टकरा गई, यहाँ। लास्ट टाइम इसकी आई तो यहाँ से एंटर हो रही है ना, तो इसको बंदा कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा क्या? कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा। ये तो खासा है ना। तो अगर चोरी चोरी किसी के घर में देखना हो, यूज पेरिस्कोप। सही बात है एकदम। एंडोस्कोपी में भी तो यही होता है, उसमें मिरर नहीं होता, उसमें टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट इज ये ट्यूब होती है, ऐसे मान लो तो लाइट अंदर भी ना हो, ऐसे ऐसे टकरा के ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। और फिर यहाँ से बाहर आती है, जब यहाँ से बाहर आती है तो यहाँ पे इमेज दिखाई देती है। तो एंडोस्कोपी में ये होती है ना, दो ट्यूब जाती है, सही बात है। तो लाइट डालती है दूसरी ट्यूब के अंदर से, वो लाइट वापस आ जाती है, इंटरनल ऑर्गन की पिक्चर बन जाती है, पता चल जाता है कहाँ प्रॉब्लम है। वरना सोचो अगर पहले अगर मान लो आपके ऑर्थोपेडिक में अल्सर है तो कैसे पता चलेगा? काट के चेक करोगे अल्सर है ना। अब जो अल्सर है वो तो एक्सरेज में भी नहीं आता। तो आप सोचो कितनी जबरदस्त इन्वेंशन थी टीआईआर। हमें लगता है यार टीआईआर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरा इसलिए चमकता है। अरे टीआईआर हीरा चमकाने के लिए नहीं था, एंडोस्कोपी के लिए। ढंग से यूज तो समझो क्या है यूज है उसका, ठीक है। तो हमेशा वो एग्जांपल याद रखा करो, उनके बारे में सोचा करो, जिससे बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड हुआ। हीरे की चमक से आपको क्या फायदा हुआ, ठीक है। बात समझ में अच्छी तरह से, ये पूरा फंडा समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो पेरिस्कोप, इसको थोड़ा सा यूं रीड करो। दैट इज ये ट्यूब कभी हो जाती, कभी हो जाती, कभी हो जाती, कभी बंदा डांस कर रहा है क्या वहाँ पे? लेकिन ये जो रेज आती है, एक बार यूं आती दिखाई देगी, एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं, तो ये वाला बंदा तो डांस करता हुआ दिखाई देगा। कांच के अंदर आप यूं देख लो, वो मान लो मेरे को मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, मैं मिरर को यूं करूंगा, मेरे को उसकी इमेज तेरी बेटी दिखाई देगी, तो इमेज तो डांस कर रही है, वो थोड़ी डांस कर रहा है। नहीं है मेरे पास, तो मेरे को वो डांस करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एग्जैक्ट सेम रीजन से स्टार्ट स्प्रिंकल करकर। क्यों? क्योंकि आपने कभी एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर आप बर्नर जलाओ या आग है, आग के ऊपर से देखो दूसरी चीज दिखाई, वो ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है सामने से। कभी देखा है ऐसा? ऐसा क्यों है? गर्मियों में भी दिखता है, सड़क के थोड़ा सा ऊपर देखो, आपको थोड़ा ऐसे ऐसे हिलती हुई इमेज दिखाई देती है। तो क्या कार आ रही है, वो कार थोड़ी डांस कर रही है, कार खड़ी है वो थोड़ी डांस कर रही है। हो क्या रहा होगा, जो एयर के थ्रू जो रे आ रही है ना, मेरी आई में पहुंच रही है, वो डांस कर रही है। और वो डांस क्यों कर रही है? क्योंकि एयर डिस्प्लेस होती रहती है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जा रहा है बार बार। गर्म करने से भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो क्योंकि आपके स्टार्स इतनी दूर है, एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रही है, तो यहाँ पे जो लाइट है यूं आएगी, फिर दूसरे मीडियम में यूं, फिर 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 यूं, आपके पास पहुंच गई। अब बीच में यहाँ पे इसका थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है,
थोड़ा सा एयर तो तुम्हें पता चलती है, घूमती फिरती है, रुकी तो रहती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बैंड यूं आता तो वो थोड़ा यूं हो गया, अब आगे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। तो आपको लग रहा है अच्छा ये तो कुछ इधर आ गया, फिर लग रहा है अच्छा ये इधर आ गया, अच्छा फिर ये इधर आ गया। इस कारण आपको जो स्टार और वो एक डॉट ही होती है स्टार की, तो क्या है टेढ़ी मेढ़ी ऐसे दिखाई देती है फ्लक्चुएटिंग सी, उसको आप ट्विंकलिंग बोल देते हो, स्टार्स आर ट्विंकलिंग। अब बताओ क्या होता है इसका? तो क्या रियली में स्टार ऐसे हो रहा है ज्यादा चल रहा है कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है कम चल रहा है? स्टार ऐसा नहीं कर रहा है, जैसे वो डांस नहीं कर रहा है, सिर्फ है क्या जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना वो कभी वीक आ रही है, कभी स्ट्रांग आ रही है, कभी वीक आ रही है, कभी स्ट्रांग आ रही है। तो वो जब इंफॉर्मेशन वीक स्ट्रांग होती जाएगी और वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग होगी तो वो आपको ट्विंकलिंग दिखाई देगा। और क्या है उसके अलावा ऑप्शन क्या है? ये तो अर्थ के अंदर हमें मिलेगा, अगर हम लोग मून पे मतलब कोई ग्राफिक दिखेगा फिर ना नहीं दिखाई देगा। जैसे मून है, मून तेरे को ट्विंकल होता दिखाई देता है? नहीं, मून पे जाके कोई स्टार्स को दिखेगा, बिल्कुल कभी ट्विंकल नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। भाई ट्विंकलिंग का रीजन स्टार तो नहीं है, ट्विंकलिंग का रीजन एटमॉस्फेयर है, मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो फिर प्लैनेट्स के लिए हैं? तो प्लैनेट्स के लिए प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? अब तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये लाइट ऐसे ना आती, एक बड़े ऑब्जेक्ट से आती, तो अगर हल्की सी इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगी ना तो आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, है ना? इसीलिए मून ट्विंकल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां से आपके पास एक या दो ऐसे मतलब छोटी बीम नहीं आ रही, एक बड़ी बीम आ रही है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब बात समझ में आ गई? इसीलिए आपको जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है बहुत दूर है। अब सोचो कितनी दूर है? लाइट ईयर्स। सबसे पास कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, कितनी दूर है? कोई 4.5 साल दूर है, मतलब उसकी लाइट को पहुंचने में 4.5 साल लग जाते हैं यहाँ पे। अब सोचो सूरज कितनी दूर है? लगभग 8 मिनट ही तो दूर है, तो 4.5 साल और 8 मिनट में कितना अंतर है देख लो, इसको डिवाइड कर लो, 8 मिनट को 4.5 साल को मिनट्स में कन्वर्ट करके डिवाइड कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा सबसे पास वाला स्टार कितनी दूर है सन के अलावा। इसमें सन ट्विंकल होते हुए दिखाई देता। अब ये बताओ चांद ज्यादा दूर है, सूरज ज्यादा दूर है? सूरज ही दूर है, चांद तो बहुत पास है उसके कंपैरिजन में, तो फिर वो भी क्यों ट्विंकल करेंगे? अब ये आइडिया लगाओ कि जो प्लैनेट्स हैं, है ना, जो वीनस है, मरकरी है, मरकरी ज्यादा दूर है या सन ज्यादा दूर है? सन ही ज्यादा दूर है, तो मरकरी भी क्यों ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा? हाँ, अगर कोई बहुत छोटी चीज होगी ना उसकी लाइट हल्की पहुंचेगी, फिर वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। और कई प्लैनेट्स भी कई बार ट्विंकल करते दिखाई देगा, सैटेलाइट्स भी दिखाई देगा। मैंने देखी है सैटेलाइट्स, मैंने देखी है। तुमने देखी है? कब स्टारलिंक 60 सैटेलाइट्स देखी तुमने वो आसमान में? कब? कुछ महीने में। मैं डेट बताऊं तेरे को, 14 जनवरी। सही वाला 14 जनवरी, पिछला 14 जनवरी, 14 जनवरी की बात है, 60 सैटेलाइट्स ऐसे लाइन में जा रही थी एकदम, एंड आई वाज अमेज्ड। मैं सोचा यार ऐसा तो फिनोमेना हो ही नहीं सकता कभी स्टार्स एक लाइन में चले। तो मैंने क्या किया, मेरे को लगा यार हो सकता है कि कोई बम गिरा रहा हो, सोचने में क्या जाता है। मैं क्या गांव गया हुआ था, मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, तो मैंने देखा ऐसे, देखो अरे यार ये क्या चक्कर है, लाइन में जा रहे सारे सारे प्लेन। अब चक्कर क्या हुआ कि आगे आगे वाली गायब होती जाती है, पीछे नहीं आती हुई दिखाई देती है। ओ यार ये क्या चक्कर है। मैंने गूगल पे सर्च किया, उसकी लाइन खूब सर्च किया मैंने 5-7 दिन। उसके बाद में मैंने फोन से वीडियोग्राफी भी करने की कोशिश की लेकिन कैप्चर ही नहीं करवाए। ठीक है, तो यार ऐसा फिनोमेना। अब देखो ये तो बाद में मेरे को पता चल गया स्टारलिंक का था, वरना तो मैं कह देता है यार एलियन भी होते हैं, एलियन ऐसे 60 सैटेलाइट में बैठ के, 60 जहाज में बैठ के आया ना यार, वो बड़े जबरदस्त चीज थी।
तो मैंने वो सैटेलाइट देखी है, ऐसे भी देख रहा है। वो 60 एकदम लाइन में। कब? फिर आते रहते हैं उसको बाबर कॉल करते हैं, हाँ, तो दिखते रहते हैं। तेरे को वापिस कब देखे तुझे? सर इससे कुछ भी नहीं पहले, निशान पे है। तो रात को था। घर वाले बाहर निकाल देते हाँ। लेकिन यार ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब आपको मजा आएगा। ठीक है, इलॉन मस्क जल्दी है ना टेलीकम्युनिकेशन में भी यार, पता है आपको? पता है क्या? वो स्टारलिंक्स वाली सैटेलाइट है ना, तो इंटरनेट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है उससे। क्या थॉट है, आई रियली लाइक इट। सुनो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये तो पता चल चली गया कि व्हाई स्टार्स ट्विंकल, या नहीं पता चला? चल गया ना पता? अब एक और बात समझो, मान लो ये है अर्थ, ठीक है, आप हो यहाँ पे, सूरज है यहाँ पे। एक्चुअली में अभी रोशनी यहाँ तक ही पहुंची, आप तक तो पहुंची नहीं, तो आपको सूरज उगता हुआ थोड़ी देर बाद में दिखाई देगा। इसी को होराइजन बोलते हैं, जैसे इसके ऊपर आएगा। पर ऐसा होता है कुछ, क्यों? क्योंकि अर्थ पे तो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। जो रे ऊपर से जा रही थी वो तो ऊपर से चली जा रही थी, यूं इसके बाद तो फिर भी नहीं पहुंचेगी। पर एक्चुअली होता नहीं है। होता क्या है कि ये जो रे ऐसे आ रही है ना, एयर तो डेंसर मीडियम है, तो ये रे इधर ना जाएगी, थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी, है इधर मुड़ने के कारण ये रे इधर आ जाएगी। तो इसको क्या लगेगा, अरे सूरज इधर आ गया, हाँ, तो उगने से पहले दिखाई देगा और डूबने के बाद दिखाई देगा। नहीं है मेरे पास। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जब उगता तभी दिखाई देता, जब डूबता तभी दिखाई देता, आया ना? उगने से पहले नहीं दिखाई देता। तो एक्चुअली में उगता क्या है, बाद में, पर उगता हुआ दिखाई देता पहले। इसका मतलब उस टाइम पे जो आपको सन दिखाई देता है वहां पे सन है ही नहीं। सन तो यहाँ पे आपको सन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप ग्लास लैब लो और यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, रख दो, आप देखो आपको लेटर्स ऊपर दिखाई देते हैं, तो आपको लेटर्स वहां दिखाई देते हैं जहाँ पे वो है ही, और वो वहां पे है जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ऑब्वियस बात है। ऐसा तुमने और देखा होगा कि एक ग्लास टम्बलर में आप पेंसिल डाल दो, इस एंड में आपको लगेगा पेंसिल फूटी हुई है, ये थोड़ी सी यहाँ से शिफ्ट होती हुई दिखाई दे देगी। फिर से मजेदार बात है। अगर सीधी होगी तो फिर तो छोटी दिखेगी, अगर टेढ़ी होगी तो फिर छोटी। बेटा तू ऐसे ग्लास टम्बलर के थ्रू देख रहा है, ऐसे देखेगा तो तेरे को कुछ ऊपर दिखाई देगी। दैट इज अगर तू इसको यो डालेगा ना तो तेरे को ये यूं दिखाई देगी, जबकि ये ऐसे थोड़ी होगी, है तो ये ऐसी। तो जहां पे तेरे को दिखाई देगी वहां पे तो है ही नहीं पेंसिल, पेंसिल तो यहाँ पे है, और जहां पे वहां पे तेरे को दिखाई नहीं देती। सही बात है। तो इसका मतलब ये बहुत अमेजिंग बात है। आपने देखा होगा क्रेन है, मछलियां पकड़ती है पानी में, कहां से देखती है पहले, मछली कहां है, पानी में। अब मछली पानी में है तो उसको मछली वहां दिखाई दे रही होगी जहां पे मछली है ही। जैसे मछली यहाँ है तो उसको दिखाई देगी यहाँ पे, तो पकड़ने की कोशिश क्या करेगी यहाँ पे, जबकि मछली है क्या यहाँ पे। लेकिन भाई एक्सपीरियंस उसको पता चल गया कि जहां दिख रही है वहां पे है नहीं, और जहां है वहां मेरे को दिखाई भी दे रही है, लेकिन पकड़ना मेरे को वहां जहां दिखाई नहीं दे रही है। बात समझ में आई है नहीं? नहीं बात समझ, क्या बात समझ में आई?
साइड आगे कि मछली, यहाँ पे लेंगे और वहीं से पकड़ेंगे। नहीं जिस साइड उसका मुंह होगा उस साइड आगे। अब लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये देख लो, जैसे तुमने देखा होगा चील भी होती है, वल्चर, वल्चर भी कई बार पकड़ता है, फिश को पकड़ लेता है, और वो भी देख लो कैसे पकड़ लेता है यार, मतलब अमेजिंग बात है, इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं। ठीक है, तो सोचो कितना टफ काम सीखते हो, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस सिखा देता है कि जहाँ पे चीजें नहीं है वहां पे पकड़ लो। अब तो कुछ बात समझ में, ये सारे फिनोमेना किस रीजन से हो रहे हैं? रिफ्रैक्शन। किसके कारण हो रहे हैं? रिफ्रैक्शन के कारण हो रहे हैं। क्या बात समझ में अच्छी तरह से? अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बता दिया मैंने, ट्विंकलिंग बता दिया तुम्हें, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट बता दिया तुम्हें। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझते हैं। कोई चीज स्कैटर क्यों करती है? पार्टिकल्स के कारण। पार्टिकल्स के कारण क्यों करती है? मेरे को ये बात बताओ, कभी रोटियां बनाई तुमने? रोटियां आज घर पे जाके बना, रोटियां जब बनाते हैं बर्नर पे तवा रखते हैं, तो बर्नर किसको एनर्जी देता है? तो तवे के मॉलिक्यूल्स एनर्जी देते हैं। तो जो रोटी है, रोटी को एनर्जी कौन देता है? तवा। तो एक्चुअली तवा कर क्या रहा है? ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी, इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है ना? सीधी आग पे रख दोगे तब तो आग रोटी जल जाएगी, है ना? तो देखो क्या दिमाग लगाया बंदे ने, बोला यार यूनिफॉर्म धीरे धीरे हीट देनी है सारी रोटी को, तो तवा रख दो। तो तवा क्या करेगा? तवा के मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो क्या करेंगे? उसको रीएमिट करेंगे, और जब रीएमिट करेंगे तो ये ठीक है आया। उसमें थोड़ा सा फिनोमेन होता है कंडक्शन का, वैसे इसका फिनोमेन होता है कंडक्शन का होता है, लेकिन फिर भी ठीक है समझने के लिए। क्या बात समझ में? स्कैटरिंग में भी यही होता है, लाइट इधर आ रही है एब्जॉर्ब की, अब मैं किधर रेडिएट करूंगा? चारों तरफ। आई तो इधर थी भाई, भेजने के लिए आपने डायरेक्ट करके भेज दी लाइट को इधर, लेकिन इधर आने के बाद में मैंने एब्जॉर्ब की, मैं तो चारों तरफ रेडिएट करूंगा ना, आया ना? इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होती क्या है? एनर्जी आ रही है, डायरेक्टेड एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रीएमिट कर रहे हैं, तो चारों तरफ जाने लग गई है। क्या बात समझ में? लेकिन मान लो 200 यूनिट इधर, 100 यूनिट ऑफ एनर्जी इधर आ रही है, 5 ने एब्जॉर्ब की, तो 5 ने चारों तरफ फैलाई ना, बाकी तो डायरेक्टेड इधर ही है, तो थोड़ी सी फैल जाती। बात समझ में आई नहीं? तो जैसे जैसे आगे जाओगे तो ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब होने लग जाएगी, आगे वाले मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्ब करें तो आगे आगे वो और फैलती जाएगी, टिंडल इफेक्ट। हाँ, इस स्कैटरिंग का बेसिक लॉजिक समझ में आ गया। अब ये बताओ वैक्यूम में क्या स्कैटरिंग हो सकती है? क्यों? एब्जॉर्ब कौन करेगा और एब्जॉर्ब करके रीएमिट कौन करेगा? तो जब भी एब्जॉर्ब करके रीएमिट कर सकते हैं वहां पे आपको स्कैटरिंग मिलेगी, और जहां पे एब्जॉर्ब करके रीएमिट नहीं कर सकते वहां पे स्कैटरिंग नहीं मिलेगी। क्या बात समझ में आई? पक्का? क्या बात समझ में आई? वाह, एकदम सही बात है। तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट। Why is the color of sky blue? क्यों? क्यों? चलो तुम्हें एक चीज पता है, वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है। तो अगर मान लो खूब सारे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, तो उनके कौन पार निकलेगा सबसे जल्दी? मोटा आदमी या पतला? पतला।
जिसकी छोटी वेवलेंथ है। तो मोटे तो भिड़ के पहले ही मर जाएंगे, पतले पतले निकल जाएंगे। यही अपने एटमॉस्फेयर के साथ है। लाइट आ रही है, व्हाइट व्हाइट सबका कंपोजिशन आया ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये तो भिड़ के पहले ही खत्म हो गई, स्कैटर हो गई, फैल गई, चली गई लाइट इधर उधर। तो उसकी इंटेंसिटी जो आपके पास पहुंच रही है ना, वो बड़ी कम। मान लो 100 यूनिट रेड की आई, 100 यूनिट ब्लू की आई, 100 यूनिट येलो की आई। तो जो ब्लू है ना, ब्लू कम टकराएगी तो वो ज्यादा दूर तक आ जाएगी, हाँ या ना। येलो थोड़ी और दूर तक आएगी, और जो आपकी ऑरेंज या रेड है वो सबसे पहले रुक जाएगी। नहीं है मेरे पास तो यार, जब सबसे पहले ही रुक गई तो पहुंची कौन सी आपके पास? ब्लू। आपकी आईज किसके लिए सेंसिटिव है? ब्लू दिख गई, ब्लू, स्काई इज ब्लू, हाँ है ना, हाँ है ना। बात समझ में? देखो मैं तो ऐसे बता दूं, पढ़ोगे तुम, जनरल कॉन्सेप्ट बता दिए क्या होता है, ठीक है, और एकदम ऐसे बताया है जैसे तुम्हें साइंस आती नहीं है। अब तुम पढ़ लेना, रियल लॉजिक ढूंढ लेना, जो भी तुम्हें मिलता है, जो भी लॉजिक है वही आंसर है। Why clouds are white? अगला इसी पॉइंट पे आ, अब ये तुम बताओ। तो पूछने के वाला था, मैं भी तो पूछने वाला था तेरे से, पूछे पहले मैंने बोला था, लेकिन उससे पहले बोला ना मैं, चलो साथ में बोल दिया तो साथ में जवाब दे देंगे, ठीक है। ये बताओ इतना पढ़ा है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं होता।